Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start the remaining part of the chapter, that is economic importance of plants and animal. Okay, so in the previous class we had studied about the chart of the various examples of cereals, pulses and vegetables, fruits and their scientific names. Okay, so let's start with the अनदर टॉपिक दैट इज़ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ एनिमल. हमारा इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट जो है वो कंप्लीट हो गया. उसमें आपको ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई है, बस इतना ही दिया गया है. फ्रूट्स क्या होते हैं, वेजिटेबल्स के एग्जाम्पल क्या है, स्पाइसेस के एग्जाम्पल क्या है. मेनली जो आपको लर्न रखना है उसमें वो क्या है, साइंटिफिक नेम लर्न रखने हैं. और जितने भी क्वेश्चन उस पार्ट से बन रहे थे मैंने आपको सारे वो बनवा दिए हैं. ठीक है, अब हम इस पर बढ़ते हैं. ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और यहीं से आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे. ओके, सो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ एनिमल. लाइक प्लांट्स, ह्यूमन ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड द एनिमल एंड यूज दैम फॉर ऑब्टेनिंग फूड एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट. मतलब क्या है, जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस क्या करता है, प्लांट्स को ग्रो करवाता है, प्लांट्स की जो सीड्स होती है उसकी सोइंग करता है ना. उसी तरह से जो ह्यूमंस है वो एनिमल्स का भी डोमेस्टिकेशन करता है. डोमेस्टिकेशन यानी कि एनिमल्स को भी वो पालता है, उनकी रेयरिंग करता है. ठीक है, एंड यूज देम फॉर, क्यों करता है उनकी रेयरिंग, क्यों उनका डोमेस्टिकेशन करता है, क्योंकि उससे उनको क्या मिलता है, मिल्क मिलता है. जैसे अगर वो काऊ की रेयरिंग कर रहा है तो काऊ से उसको क्या मिलेगा, मिल्क मिलेगा, बटर मिलेगा, है ना. तो इतनी सारी चीज़ें उसको, इतने सारे यूज़फुल प्रोडक्ट उसको मिल रहे हैं किससे, एनिमल से. इसी के लिए वो क्या करता है, एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन करता है. और प्लांट्स की क्यों करता है, क्योंकि प्लांट से उसको फूड मिलता है. ठीक है, सो यहाँ पर ये लिखा है कि ह्यूमन ऑल्सो डोमेस्टिकेट द एनिमल बिकॉज ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स. ठीक है, अब आता है फर्स्ट आपका एपीकल्चर. एपीकल्चर क्या होता है, जो बीज होती है उनकी रेयरिंग करना, उनकी डोमेस्टिकेशन करना इज नोन एज एपीकल्चर. सो मेथड ऑफ रेयरिंग ऑफ हनी बीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी. अब हनी बीज का प्रोडक्शन क्यों करेंगे हम, क्यों हम उनकी रेयरिंग करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, उनसे हनी चाहिए. हनी मिलता है हमें बीज से, और क्या मिलता है हमें, बीज वैक्स मिलती है. और क्या मिलता है, अलॉन्ग विथ इंक्रीज इन पॉलिनेशन, पॉलिनेशन भी इंक्रीज होता है. इसी को हम क्या कहते हैं, एपीकल्चर. एपीकल्चर क्या है, बीज की, हनी बीज की रेयरिंग करना, उनका डोमेस्टिकेशन करना इज नोन एज एपीकल्चर. और हम हनी बीज की रेयरिंग या हनी बीज का डोमेस्टिकेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उससे हमें यूज़फुल प्रोडक्ट मिल रहे हैं. और क्या मिल रहा है हमें उससे हनी मिल रहा है, हमें उनसे बी वैक्स मिल रहा है, हमें उनसे पॉलिनेशन इंक्रीज कराने में हेल्प हो रही है. अब पॉलिनेशन क्या होता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा. पॉलिनेशन का मतलब होता है, जैसे जो फ्लावर होते हैं उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट मेल होता है और एक पार्ट फीमेल होता है. ठीक है, ये मेल पार्ट और फीमेल वाला पार्ट कैसा होता है, इस तरह से होता है ना, इस तरह से होता है. इसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं. तो ये जो मेल वाला पार्ट होता है, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट इसका एंथर होता है और ये वाला पार्ट इसका स्टिग्मा होता है. और जो फीमेल वाला पार्ट होता है उसमें ये ऊपर वाला, ये फिलामेंट आएगा इधर, फिलामेंट. और ये वाला पार्ट इसका स्टिग्मा और ये इसका ओवेरी, स्टाइल, ओव्यूल्स, यही होता है. ठीक है, अब आपको पता है ये जो मेल पार्ट होता है ये क्या देंगे, मेल गैमेट्स देंगे. और मेल गैमेट का नाम क्या होता है, इसमें पोलन ग्रेन्स होता है. तो मेल जो होते हैं वो मेल गैमेट देंगे और मेल गैमेट का नाम क्या है, पोलन ग्रेन्स. अब ये जो पोलन ग्रेन्स है वो इस स्टिग्मा के पास जाएंगे. ठीक है, अब स्टिग्मा से होते हुए ये कहाँ जाएंगे, इस ओवेरी तक जाएंगे, ओव्यूल्स के पास जाएंगे. ओव्यूल्स के अंदर क्या है, एग है. अब ये पोलन ग्रेन इस एग के साथ जाके कंबाइन हो जाएंगे और जाइगोट बनाएंगे. जाइगोट जब डेवलप होगा तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा. फिर एम्ब्रियो से क्या बनता है, एम्ब्रियो जब डेवलप हो जाता है पूरा, उसके बाद ये जो है ओवरी, ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं. ये मैंने आपको बताया था.
इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा में जाना, इसी को क्या कहते हैं हम? पॉलिनेशन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम? पॉलिनेशन कहते हैं। अब देखो अगर ये पॉलिनेशन सेम प्लांट में हो रहा है, सेम प्लांट में और सेम फ्लावर में हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से उड़ के ये यहाँ आ सकते हैं। लेकिन सपोज करो ये एक प्लांट है, ठीक है, और ये दूसरा प्लांट है। अब इसमें भी एक मेल पार्ट है और एक फीमेल पार्ट है, इसमें भी एक मेल पार्ट है और एक फीमेल पार्ट है। अब इस मेल के पोलन ग्रेन्स जो है वो यहाँ इस फीमेल वाले पार्ट तक जाना चाहते हैं, तो कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? ये जाएंगे, यहाँ पर हनी बीज आएंगी, हनी बीज से क्या होगा? ये पोलन ग्रेन्स स्टिक हो जाएंगे, हनी बीज की बॉडी पर ये पोलन ग्रेन्स स्टिक हो जाएंगे। और जैसे ही हनी बीज दूसरे फ्लावर पर जाएंगी, हनी बीज क्या करती है? नेक्टर को कलेक्ट करती है, जूस को कलेक्ट करती है ना, तभी तो वो हनी बनाती है, ठीक है। तो हनी बीज आई इस फ्लावर के ऊपर, इस फ्लावर के ऊपर इसने पोलन ग्रेन, इसकी बॉडी पर पोलन ग्रेन स्टिक हो गए। अब जब इसकी बॉडी पर पोलन ग्रेन स्टिक हो गए तो ये दूसरे फ्लावर पर अगर जाएगी तो वो पोलन ग्रेन उस फीमेल वाले पार्ट तक पहुंच जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है? पॉलिनेशन ही तो हो रहा है। मेल वाले पोलन ग्रेन जो है, मेल गैमेट जो है वो फीमेल के पास चले गए, तो ये क्या हो गया? पॉलिनेशन हो गया। और जो हनी बीज थी वो क्या कर रही थी? पॉलिनेशन इंक्रीज कर रही है, यानी कि पॉलिनेशन में हेल्प कर रही है वो, ठीक है। सो यहाँ पर यही मैंने लिखा है कि हनी बीज की रेयरिंग करते हैं हनी को ऑब्टेन करने के लिए, बीज वैक्स को ऑब्टेन करने के लिए और पॉलिनेशन को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पॉलिनेशन क्या होता है एंड एपीकल्चर क्या होता है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ एपीकल्चर। अब एपीकल्चर के मेथड क्या क्या हैं? तो इसके दो मेथड्स हैं, ओल्ड मेथड और मॉडर्न मेथड। यानी कि ओल्ड मेथड का मतलब क्या है? जो लोग पहले यूज़ करते थे, एंशिएंट टाइम में जो यूज़ करते थे। मॉडर्न मेथड क्या है? जो हम आज यूज़ कर रहे हैं उसको हम मॉडर्न मेथड कह रहे हैं। ओके, सो ओल्ड मेथड क्या होता है? यूज़ नेचुरल बीहाइव्स फॉर ऑब्टेनिंग हनी। अब इसमें जो ओल्ड मेथड जो है उसमें जो लोग होते थे वो पहले क्या करते थे? जो बीज का नेचुरल बीहाइव्स होता था, जो हनी बीज का नेचुरल बीहाइव्स होता था, उसी को वो यूज़ करते थे हनी ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है, फॉर ऑब्टेनिंग हनी एंड बीज वैक्स। और बी वैक्स को ऑब्टेन करने के लिए क्या करते थे? वो नेचुरल बीहाइव्स का यूज़ करते थे, क्या ऑब्टेन करने के लिए? हनी ऑब्टेन करने के लिए एंड बी वैक्स ऑब्टेन करने के लिए। ड्यूरिंग दिस दे डिस्ट्रॉय बीहाइव्स फुली एंड पार्शली। जब उनको हनी मिल जाता था और बीज वैक्स मिल जाते थे, उसके बाद वो उस बीहाइव्स को पूरी तरह से क्या कर देते थे? जला देते थे, डिस्ट्रॉय कर देते थे, ठीक है। इससे उनको बहुत कम हनी मिल पाता था और पॉलिनेशन भी इतना नहीं हो पाता था, क्योंकि सारी जो बीहाइव्स थी वो ख़त्म हो गई, बीज भी ख़त्म हो गई, उन्होंने जला दिया पूरी तरीके से, ठीक है। लेकिन जो मॉडर्न मेथड है उसमें क्या करते हैं? उसमें आर्टिफिशियल बीहाइव्स का यूज़ करते हैं। इसमें तो क्या करते थे? नेचुरल बीहाइव्स का यूज़ करते थे, यानी कि जो उनका नेचुरल है ना बीहाइव्स, उसी को यूज़ करते थे। लेकिन मॉडर्न मेथड में आर्टिफिशियल बीहाइव्स का यूज़ करते हैं। यूज्ड आर्टिफिशियल बीहाइव्स फॉर ऑब्टेनिंग द हनी। आर्टिफिशियल बीहाइव्स का यूज़ करते थे क्या ऑब्टेन करने के लिए? हनी को ऑब्टेन करने के लिए एंड बीज वैक्स, और बीज वैक्स को ऑब्टेन करने के लिए विदाउट हार्मिंग हैबिटेट ऑफ हनी बीज। और इसके बाद हनी ऑब्टेन होने के बाद, बीज वैक्स ऑब्टेन होने के बाद वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते थे, वो उनके हैबिटेट को, वो उनके बीहाइव्स को डिस्ट्रॉय नहीं करते थे, वो उनको डिस्ट्रॉय नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है? ओल्ड मेथड में उनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे। सो इससे क्या होगा? इससे उनको ज़्यादा हनी मिलेगा, ज़्यादा बीज वैक्स मिलेगा और पॉलिनेशन में भी इंक्रीज होगा। सो दिस मेथड ऑल्सो यूज टू इंक्रीज द पॉलिनेशन, कंपैरेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ हनी इज ऑब्टेन, और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हनी जो है हमें मिलता है। सो ये दोनों मेथड आपको पता चल गए, ओल्ड मेथड में क्या होता है और मॉडर्न मेथड में क्या होता है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ एपीकल्चर। एपीकल्चर की इम्पोर्टेंस क्या है? सो यील्ड ऑफ क्रॉप इंक्रीज बिकॉज ऑफ इजी प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। देखो, अगर पॉलिनेशन ज़्यादा होगा तो क्रॉप की यील्ड भी ज़्यादा होगी। यानी कि अब इसने क्या कर दिया?
पोलिनेशन करा दिया बीज ने, अब ये जल्दी से जल्दी ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में या वेजिटेबल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये जल्दी जल्दी हो रहा है। ठीक है, तो ये किस में हेल्प कर रहे हैं, यील्ड की क्रॉप की यील्ड को बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं। इट इज़ हाई एनर्जी फूड मटेरियल, और ये जो हनी होता है इसको हाई एनर्जी फूड बोला जाता है, मतलब इससे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। यूज्ड एज मेडिसिन, इसको हम मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं। जैसे अगर कभी आपके छाले हो जाते हैं तो अगर आप वहाँ पर हनी लगाओगे तो वो सही हो जाएंगे। सो जो हनी है उसको हम मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं। प्योर हनी नॉट डिस्ट्रॉय फॉर लॉन्ग टाइम, देयरफॉर इट इज़ यूज एज प्रिजर्वेटिव। जो प्योर हनी होता है, बिल्कुल प्योर हनी होता है जिसके अंदर कोई भी केमिकल मिक्स नहीं होते, उसको आप बहुत लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हो। तो इसीलिए वो प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है कि अगर कोई चीज़ को अगर आपको प्रिजर्व करना है तो उसके अंदर हनी मिक्स कर देते हैं, क्योंकि हनी क्या है, हनी ख़राब नहीं होता बहुत लंबे टाइम तक, और जिसके अंदर भी इसको मिक्स करेंगे वो उस चीज़ को भी ख़राब नहीं होने देगा, यानी कि ये एक प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। सो ये हो गया आपका एपीकल्चर कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं सेरीकल्चर। नेक्स्ट इज सेरीकल्चर। सो सेरीकल्चर क्या होता है, सिल्क वॉर्म की रेयरिंग करना, उसको हम क्या कहेंगे, सेरीकल्चर कहेंगे। सो मेथड ऑफ रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग द सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर। एपीकल्चर क्या था, हनी बीज की रेयरिंग करना, हनी ऑब्टेन करने के लिए, बी वैक्स ऑब्टेन करने के लिए। सेरीकल्चर क्या है, सेरीकल्चर है सिल्क वॉर्म की रेयरिंग करना, क्या ऑब्टेन करने के लिए, सिल्क ऑब्टेन करने के लिए। दिस इज नोन एज अ सेरीकल्चर। ओके, अब देखो जो साइंटिफिक नेम होता है सिल्क वॉर्म का वो क्या है, बॉम्बेक्स मोरी। ये आपको लर्न रखना है, जो साइंटिफिक नेम होता है सिल्क वॉर्म का वो क्या है, बॉम्बेक्स मोरी। अब देखो एक्चुअल में सिल्क वॉर्म क्या होता है। सिल्क वॉर्म जैसे हम जो बोलते हैं बटरफ्लाई या मोथ जिसे हम बोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रखी है, ये एक अडल्ट मोथ है, ये एग देगी। एग जो हैच होता है, सो एग में से हैच होने के बाद जो कैटरपिलर निकलता है ना, उसको हम बेसिकली सिल्क वॉर्म कहते हैं, ना कि हम इसको सिल्क वॉर्म कहते हैं। ये सिल्क वॉर्म नहीं है। वॉर्म क्या होता है, जब हैच करके वो निकल रहा है, जो चीज़ निकल रही है, जो वॉर्म निकल रहा है, उसको हम सिल्क वॉर्म कह रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, मेथड रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग द सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर। साइंटिफिक नेम होता है बॉम्बेक्स मोरी एंड द नेम ऑफ प्लांट विच इज़ यूज्ड एज अ फूड। मतलब कि जो सिल्क वॉर्म होते हैं वो कौन से लीव्स पर से अपना फूड लेते हैं, कौन से लीव्स को वो खाते हैं, तो वो खाते हैं मलबेरी लीव्स को। कौन से लीव्स को, मलबेरी लीव्स को। ठीक है, फिर है द वीविंग ऑफ क्लॉथ फ्रॉम सिल्क वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन चाइना। ये जो सिल्क का प्रोडक्शन सबसे पहले कहाँ हुआ था, चाइना में हुआ था। चाइना ने डिस्कवर किया था सिल्क को, कि सिल्क कैसे डिस्कवर हुआ और इससे कैसे बन रहा है सिल्क, सिल्क वॉर्म से कैसे सिल्क बन रहा है, कैसे निकलता है, ये सब चाइना में सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। सब कुछ चाइना में ही बना था सबसे पहले, कि जो क्लॉथ थे सिल्क के वो भी चाइना में ही बने थे। अब जो इंडिया है वो नंबर 3rd पोजीशन पर है आफ्टर द चाइना एंड जापान। किसमें, सिल्क की प्रोडक्शन में। नंबर 1st पोजीशन पर है चाइना, 2nd पोजीशन पर है जापान और 3rd पोजीशन पर है इंडिया। तो आपको इंडिया की पोजीशन पूछ सकते हैं कि सिल्क प्रोडक्शन में इंडिया की पोजीशन क्या है। सो इंडिया की 3rd नंबर पोजीशन है। ठीक है, फिर है नेम ऑफ ऑर्डर ऑफ सिल्क वॉर्म। अब हमने ये तो देख लिया कि जो बॉम्बेक्स मोरी है वो एक सिल्क वॉर्म है, लेकिन ये बॉम्बेक्स मोरी भी कौन से ऑर्डर की है, बॉम्बेक्स मोरी भी कौन से ऑर्डर की है। सो वो है लेपिडोप्टेरा। किसकी, लेपिडोप्टेरा। ओके, तो ये आपको याद रखना। अगर आपसे पूछ ले सिल्क वॉर्म का साइंटिफिक नेम, देन बॉम्बेक्स मोरी। और अगर आपसे पूछ ले कि ये सिल्क वॉर्म कौन से ऑर्डर का है या फिर बॉम्बेक्स मोरी कौन से ऑर्डर की है, तो आपका आंसर क्या आएगा, लेपिडोप्टेरा। फिर आता है नेम ऑफ डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। जब सिल्क वॉर्म बनता है, सिल्क वॉर्म से एक अडल्ट मोथ जब बनता है तो उसका लाइफ प्रोसेस क्या है, उसमें कौन कौन से साइकिल आते हैं। सो सबसे पहले अडल्ट, फिर एग देगा, एग से लार्वा निकलेगा, लार्वा से कोकून बनेगा और उस कोकून के अंदर क्या होता है, प्यूपा होती है। ठीक है, और फिर इस लार्वा वाली स्टेज को क्या बोलते हैं, कैटरपिलर बोलते हैं। और ये जो कोकून होता है
ये प्यूपा होता है और फिर ये जब प्यूपा जब बाहर निकलता है तो फिर ये एडल्ट फॉर्म में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट में। क्या बोला? अडल्ट क्या देगी? एग देगी। एग जब हैच होगा तो उसमें से लार्वा निकलेगा। लार्वा को हम क्या कहते हैं? कैटरपिलर या हम सिल्क वॉर्म कहते हैं। ये जो स्टेज होती है ना, इसी को हम सिल्क वॉर्म कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है? कोकून है। ये जो कैटरपिलर है ये अपने चारों तरफ एक कवरिंग बना लेता है जिसको हम कोकून कहते हैं। उस कोकून के अंदर प्यूपा होता है। जब ये प्यूपा थोड़ा डेवलप होता है तो ये अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपको सेरिकल्चर में लर्न रखना है। अब हम देखते हैं कि सिल्क फॉर्मेशन ऑफ सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म से कैसे सिल्क बनती है, ये क्वेश्चन करने से पहले आपको इसकी फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, सो बॉम्बेक्स मोरी इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। जो बॉम्बेक्स मोरी होती है उसको हम सिल्क की प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। ओके, इट इज़ रेयर्ड ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी लीव्स। मैंने बताया था जो सिल्क वॉर्म होती है वो किस पे रेयर्ड करती है, क्या खाती है? वो मलबरी लीव्स को खाती है। ठीक है, मलबरी लीव्स। अडल्ट मोथ गिव्स एग्स। अब जो अडल्ट मोथ होगा वो क्या देगा? एग देगा। एग देने के बाद जब उसका क्यूबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तब इस एग में से क्या बाहर आएंगे? इस एग में से लार्वा बाहर आएगा। लार्वा यानी कि उसमें से कैटरपिलर बाहर आएगा और इसी को ही हम क्या कहते हैं? सिल्क वॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्क वॉर्म, कैटरपिलर या फिर लार्वा। ठीक है, लार्वा और कैटरपिलर इज नोन एज सिल्क वॉर्म। अगर आपसे सिल्क वॉर्म पूछ ले सिल्क वॉर्म क्या होता है, सो सिल्क वॉर्म क्या होता है? लार्वा और कैटरपिलर इज नोन एज सिल्क वॉर्म। इट फीड्स ऑन मलबरी लीव्स। अब ये जो लार्वा बाहर आ गया तो ये किस पर फीड करेगा? ये मलबरी लीव्स को खाएगा। सबसे पहले जो अडल्ट मोथ है उसने एग दिए। जब इसका क्यूबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है तब ये एग जो है ये हैच होता है और एग हैच होने के बाद इसमें से लार्वा निकलता है, कैटरपिलर निकलता है जिसको हम सिल्क वॉर्म कहते हैं। अब ये जो कैटरपिलर है ये क्या करता है? मलबरी लीव्स पर फीड करता है, मतलब कि मलबरी लीव्स को खाता है। जब इसका पेट भर जाता है, मतलब ये 10 दिन या 20 दिन जितने भी दिन लगते हैं इसको, जब इसका पूरा कंप्लीट हो जाता है कि हाँ अब ये और नहीं खा सकता, जैसे जैसे मलबरी लीव्स को खाता जाता है ना ये साइज में भी बड़ा होता जाता है। तो साइज में ये बड़ा होता जाएगा, साइज में बड़ा हो गया, अब इसका पेट भी भर गया तो ये क्या करेगा? ये इसके अंदर सेलाइवरी ग्लैंड होती है। देखो मैंने यहाँ लिखा है लार्वा और कैटरपिलर इज नोन एज सिल्क वॉर्म। इट फीड्स ऑन मलबरी लीव्स एंड ग्रो इन साइज। अब जैसे जैसे मलबरी लीव्स को खाएगा ना वैसे वैसे ये साइज में भी बड़ा होता जाएगा। फुली ग्रोन कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग। जब इसकी पूरी तरह से ग्रोथ हो जाती है ना तब ये खाना छोड़ देता है। क्या? मलबरी लीव्स को। मैंने क्या बताया? सिल्क वॉर्म निकलेगा, सिल्क वॉर्म मलबरी लीव्स को खाएगा और जैसे जैसे वो लीव्स को खाता है वैसे वैसे उसकी साइज में भी ग्रोथ होती जाती है। और जब इसकी साइज में कम्प्लीटली ग्रोथ हो जाएगी, पूरी तरह से ये ग्रो कर जाएगा तो ये मलबरी लीव्स को खाना छोड़ देगा। फिर क्या करेगा ये? एंड सेक्रेट द सिल्क प्रोटीन, और सिल्क प्रोटीन को सेक्रेट करेगा। अब ये सेक्रेट कैसे कर रहा है? क्योंकि जो लार्वा होता है इसके पास सेलाइवरी ग्लैंड होती है। सेलाइवरी ग्लैंड क्या करती है? सेलाइवा को सेक्रेट करती है। वैसे ही जो लार्वा होता है इनके पास भी 1 पेयर ऑफ सेलाइवरी ग्लैंड होती है जो क्या करती है? सिल्क प्रोटीन को सेक्रेट करती है। सेलाइवा जो होता है ना, इसका लार्वा का जो सेलाइवा होता है जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? कौन प्रोड्यूस कर रही है? सेलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस कर रही है। सेलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस कर रही है क्या? सेलाइवा। उसके सेलाइवा में क्या होता है? लार्वा के सेलाइवा में होता है सिल्क प्रोटीन। क्या होता है? सिल्क प्रोटीन। ठीक है, अब ये जो सिल्क प्रोटीन है ये देखो यहाँ लिखा हुआ है लार्वा हैज़ 1 पेयर ऑफ सेलाइवरी ग्लैंड, दिस ग्लैंड नोन एज सिल्क ग्लैंड। और इसको हम क्या कहते हैं? सिल्क ग्लैंड भी बोलते हैं। सेलाइवरी ग्लैंड को हमने सिल्क ग्लैंड क्यों बोला है? क्योंकि सेलाइवरी ग्लैंड से सेलाइवा निकलता है और वो सेलाइवा क्या प्रोड्यूस करता है? सिल्क प्रोड्यूस करता है। इसीलिए इस ग्लैंड को क्या बोल दिया? सिल्क ग्लैंड बोल दिया कि जो कैटरपिलर होता है उसके पास सिल्क ग्लैंड होती है क्योंकि वो क्या प्रोड्यूस करता है? वो सिल्क प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो सिल्क को सेक्रेट करता है। दे सेक्रेट द लिक्विड
लिक्विड को सेक्रेट करता है, या हम बोल सकते हैं सलाइवा को सेक्रेट करता है, जो क्या करते हैं विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर। जब एयर उसको मिलती है तो वो हार्ड हो जाता है। अब देखो लार्वा बाहर निकल गया एग से, इसने मलबरी लीव्स को खा लिया, इसकी ग्रोथ हो गई, साइज में बड़ा हो गया। अब इसने मलबरी लीव्स को खाना छोड़ दिया। अब ये क्या करेगा, अपने इसके पास सलाइवरी ग्लैंड है, सिल्क ग्लैंड है, उसमें से सिल्क को सेक्रेट करेगा, लिक्विड को सेक्रेट करेगा। अब जैसे जैसे लिक्विड को सेक्रेट करता जाता है ना, ये सिल्क वॉर्म है, लिक्विड को सेक्रेट करता जाता है, और वो लिक्विड जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा वो हार्ड हो जाएगा। तो ये अपने चारों ओर क्या करता है, सिल्क को सेक्रेट करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, और एक लेयर बना लेता है। अब ये जब लेयर बन जाएगी और एयर के कांटेक्ट में आ रही है तो ये क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। अब ये हार्ड हो गया, और हार्ड होने के बाद इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, कोकून बन गया। अब ये क्या बन गया, कोकून बन गया। अब इस कोकून के अंदर ये जो कैटरपिलर था इसको क्या बोलेंगे, प्यूपा। ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब जब ये प्यूपा बाहर आता है इस कोकून से तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, अडल्ट मोथ में कन्वर्ट हो जाता है। ये समझ में आया, अडल्ट मोथ ने एग दिए, एग जब हैच हुआ उसमें से लार्वा निकला, उसने मलबरी लीफ को फीड किया। जब ये इसका साइज में ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तब ये मलबरी लीव्स को खाना छोड़ देता है, और ये एक लिक्विड सेक्रेट करता है अपनी सिल्क ग्लैंड से, और वो लिक्विड जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है वो हार्ड हो जाता है, और उस लिक्विड को हम क्या कह रहे हैं, सिल्क कह रहे हैं। और ये अपने चारों ओर एक कोकून बना लेता है, और जब कोकून से बाहर आएगा तो ये क्या बनाएगा, अडल्ट मोथ बनाएगा, और कोकून के अंदर ही क्या होता है, प्यूपा होता है। अब देखो सिल्क कैसे बनेगा, सिल्क बनता है इससे, लार्वा से, लार्वा से। ठीक है, लार्वा के बाद जब ये कोकून बन जाएगा ना, यहाँ से सिल्क बनेगा। अडल्ट मोथ एग, लार्वा बना, लार्वा से उसने क्या बना दिया, कोकून बना दिया, अपने चारों ओर एक ऐसी स्ट्रक्चर बना ली जिस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, कोकून कह रहे हैं। अब इस कोकून को क्या किया जाता है, बहुत गर्म पानी में डाला जाता है, मतलब हीट, जो पानी बॉईल हो रहा है ना, जो वाटर बॉईल हो रहा है उस वाटर के अंदर इसको डाला जाता है। अब जब इतना हॉट वाटर के अंदर जाएगा तो ये पूरी तरह से अंदर का जो प्यूपा है वो तो मर जाएगा। ठीक है, वो क्या करेगा, अंदर का जो प्यूपा है वो धीरे धीरे करके सिल्क को सेक्रेट करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, और उसको जैसे ही हम बाहर निकालेंगे, उस सिल्क को हम बाहर निकालेंगे किसी रोड की हेल्प से, वो सिल्क एयर के कॉन्टैक्ट में आएगी और वो हार्ड हो जाएगा। वो जो लार्वा है उसका, वो जो सलाइवा है उसका, वो हार्ड हो जाएगा, एयर के कांटेक्ट में आती है और हमें सिल्क मिल गया। लेकिन अंदर का जो प्यूपा है वो तो, जो अडल्ट मोथ है वो तो मर गया ना। ये इसकी सबसे बड़ी कमी है कि हमें सिल्क ऑब्टेन करने के लिए इनको मारना पड़ता है, कैटरपिलर्स को, वॉर्म्स को मारना पड़ता है, और इनके मरने के बाद हम क्या करते हैं, इनके मरने से ही हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलता है। तो समझ में आ गई कि हमें सिल्क कैसे मिलता है। एग हैश होते हैं, उसमें से लार्वा निकलता है, कोकून बनाता है, उस कोकून को बॉइलिंग वाटर में डालते हैं तो उसमें से क्या निकलते हैं, वो अपने सलाइवा को सेक्रेट करता है, और वो सलाइवा को जब हम बाहर निकालेंगे वो एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा और वो हार्ड हो जाता है, जिसे हम सिल्क कहते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द सिल्क ग्लैंड। समझ में आ गया सिल्क ग्लैंड क्या होती है। सिल्क ग्लैंड एक सलाइवरी ग्लैंड है जो कि क्या प्रोड्यूस करती है, सलाइवा देती है, जो कि एयर के कांटेक्ट में आने के बाद हार्ड हो जाती है, जिसे हम सिल्क कहते हैं। व्हाट इज़ द प्यूपा। प्यूपा क्या होती है, कोकून के अंदर की जो स्टेज, कोकून के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको हम प्यूपा कहते हैं। इनएक्टिव लार्वा इनसाइड द कोकून इज नोन एज प्यूपा। अब ये इसके अंदर जाके क्या हो जाता है, कोकून के अंदर जाके ये इनएक्टिव फॉर्म में आ जाता है। सो इनएक्टिव लार्वा इनसाइड द कोकून इज नोन एज प्यूपा, और इस इनएक्टिव लार्वा को हम क्या कहते हैं, प्यूपा कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर है नेम ऑफ प्रोटीन इन सिल्क। सिल्क के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, सिल्क में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, तो आउटर पार्ट में तो इसके प्रेजेंट होता है प्रोटीन, उसका नाम है सेरिसिन, और जो इसके इनर पार्ट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसका नाम है फाइब्रिन। सो ये आपको लर्न रखना है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सेरिकल्चर। ओके, नाउ लेट्स मूव। ओके, नेक्स्ट इज लैग कल्चर। लैग कल्चर क्या है, जिससे हमें लैग ऑब्टेन हो, ऐसे इंसेक्ट की रेयरिंग करना इज नोन एज लैग कल्चर। लैग जैसे हम हिंदी में लाख भी बोलते हैं, जिसकी हम बैंगल्स बनाते हैं। ठीक है, सो मेथड ऑफ रेयरिंग ऑफ लैग इंसेक्ट फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ लैग इज कॉल्ड लैग कल्चर। ठीक है,
लैक इज द स्कारलेट रेजिन सब्सटेंस सेक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स ऑफ लैक इंसेक्ट्स। यानी कि ये लैक इंसेक्ट जो होते हैं इनके अंदर ग्लैंड होती है, उनकी ग्लैंड से ये सब्सटेंस सेक्रेट होते हैं। कौन सा सब्सटेंस सेक्रेट होते हैं? सेक्रेट रेजिन, स्कारलेट रेजिन के जो सब्सटेंस होते हैं वो सेक्रेट होते हैं, जो कि क्या है? लैक है, जैसे हमें लैक मिलता है। साइंटिफिक नेम क्या है इसका? लेसिफेरा लेका, लेसिफेरा लेका। ठीक है, अब देखो ये जो मैंने थ्योरी लिखी है, इस थ्योरी में मैंने क्या बताया है, जो मेल होते हैं, जो मेल इंसेक्ट है, मेल लैक इंसेक्ट होता है, वो थोड़ा इस तरह से होता है, मतलब उसके विंग्स भी होते हैं, उसके लेग्स भी होते हैं। ठीक है, लेकिन जो फीमेल जो लैक इंसेक्ट होती है वो थोड़ी मोटी सी होती है और अजीब सी होती है, और ना तो उसके विंग्स होते हैं और ना ही उसके लेग्स होते हैं। जो मेल इंसेक्ट होता है वो रेड कलर का होता है, ठीक है, और इसके विंग्स भी होते हैं और लेग्स भी होते हैं। लेकिन जो फीमेल इंसेक्ट है वो थोड़ी मोटी सी होती है और ना तो उसके विंग्स होते हैं और ना उसके लेग्स होते हैं। ठीक है, अब जब ये मेल लैक इंसेक्ट है वो इस फीमेल वाले के पास जाएगा तो इसको क्या कर देगा? फर्टिलाइज कर देगा। इस मेल वाले इंसेक्ट ने क्या किया? इस फीमेल वाले इंसेक्ट को फर्टिलाइज कर दिया। अब फर्टिलाइज करने के बाद ये मेल इंसेक्ट तो मर जाता है, इसकी डेथ हो जाती है। अब ये जो फीमेल इंसेक्ट है फर्टिलाइज हो गई, फर्टिलाइज होने के बाद ये क्या देगी? एग देगी। ठीक है, अब जब एग हैच होगा तो इसमें से क्या निकलेगा? लार्वा वाली जो स्टेज होती है इसको हम निम्फ कहते हैं। ठीक है, देखो मैंने यहाँ लिखा है मेल एबल टू फ्लाई एंड फर्टिलाइज द फीमेल एंड डाई द फीमेल एंड द फीमेल लेज एग। जो मेल होता है वो तो फ्लाई कर सकता है क्योंकि उसके पास विंग्स होते हैं, और फ्लाई करके वो फीमेल को क्या कर देता है? फर्टिलाइज कर देगा। फ्लाई करके फीमेल के पास आएगा और उसको फर्टिलाइज कर देगा। उसको फर्टिलाइज करने के बाद ये खुद तो क्या होता है? मर जाता है, और ये जो फीमेल होती है ये एग देती है, फीमेल लेज एग। ठीक है, लार्वा स्टेज नोन एज निम्फ। अब इसमें जो लार्वा स्टेज आती है, एग जब हैच हो रहा था, सिल्क वॉर्म में जब हम देखा था, जब एग हैच हो रहा था उसमें से क्या निकल रहा था? लार्वा निकल रहा था, जिसको हम कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म कह रहे थे। लेकिन इस केस में जब ये जो एग है हैच होगा तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? निम्फ स्टेज कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि उसको हम कौन सा स्टेज कहेंगे? निम्फ स्टेज कहेंगे। अब जो निम्फ है ये क्रॉल करता हुआ ट्रीज़ की लीव्स पर जाएगा, जैसे वहाँ पर वो जो लार्वा था, जो कैटरपिलर था, वो मलबरी लीव्स पर फीड कर रहा था, वैसे ये जो निम्फ होता है ये भी ट्रीज़ की ब्रांचेस पर जाएगा और उनको सक करेगा, जो कि सॉफ्ट होगी, सकुलेंट होगी। सॉफ्ट सकुलेंट यानी कि थोड़ी सी चौड़ी होगी, उस ब्रांचेस को ये सक करेगा। ठीक है, सो निम्फ crawls on branches of trees and sucks sap of soft succulent twigs। ठीक है, फॉर द प्रोटेक्शन। अब जैसे वो लार्वा था, जब वो पूरी तरह से उसकी साइज में ग्रोथ हो जाती थी, उसके बाद वो क्या करता था? वो सलाइवा सेक्रेट करता था, लिक्विड सेक्रेट करता था, जो कि एयर के कांटेक्ट में आने के बाद हार्ड हो जाता था और कोकून बना रहा था। उसी तरह से ये जो निम्फ है, ये निम्फ भी क्या करता है? क्रॉल करेगा ब्रांचेस पर, उसको खाएगा। जब इसकी अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी तो ये क्या करेगा? ये भी सेक्रेट करेगा। क्या सेक्रेट करेगा? सेमी सॉलिड सब्सटेंस। सेमी सॉलिड सब्सटेंस को ये सेक्रेट करता है और अपने चारों एक प्रोटेक्शन लेयर बना लेता है। ठीक है, क्यों बनाता है? ताकि अपने प्रेडेटर से बच सके। विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर। अब जैसे ये सेमी सॉलिड सब्सटेंस को एक्सक्रीट करे, इसके पास भी एक ग्लैंड होती है, उस ग्लैंड से जब ये सेमी सॉलिड सब्सटेंस को सेक्रेट करेगा और वो एयर के कांटेक्ट में आएगी तो वो हार्ड हो जाएगा और इसके चारों ओर ये बन जाएगी। ठीक है, इट प्रोटेक्ट निम्फ फ्रॉम द प्रेडेटर्स। उसके बाद क्या होगा? निम्फ शो द कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। उसके बाद ये जो निम्फ होता है ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस को शो करता है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? लार्वा का अडल्ट में कन्वर्ट होना इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। यहाँ पर लार्वा की जगह क्या है? निम्फ है।
लार्वा की जगह हम क्या लिख रहे हैं, इसको लिम्फ लिख रहे हैं, क्योंकि ये लार्वा वाली जो स्टेज थी उसको हम निम्फ बोल रहे हैं। तो लिम्फ का अडल्ट में कन्वर्ट होना मेटामॉर्फोसिस, लार्वा का अडल्ट में कन्वर्ट होना मेटामॉर्फोसिस। जो मेल था उसने फीमेल वाले को फर्टिलाइज किया, इसने एग दिए, इस एग में से निम्फ बाहर आया, उसने ट्रीज पर क्रॉल करके उनको सक किया। उसके बाद जब इसकी ग्रोथ कंप्लीट हो गई तो इसने सेमी सॉलिड सब्सटेंस को सेक्रेट किया अपनी ग्लैंड से, और इसने अपने चारों ओर एक कवरिंग बना ली जो कि हार्ड हो जाती है एयर के कांटेक्ट में आने के बाद। फिर क्या होगा, जब ये इसमें से ये जो निम्फ है ये बाहर आएगा, यानी कि मेटामॉर्फोसिस को शो करेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अडल्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो निम्फ होता है वो कंप्लीट और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस को शो करता है, यानी कि जिसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है यानी कि पूरा का पूरा अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसमें तो लेग और विंग्स आ जाते हैं। लेकिन जिसका इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है उसमें लेग्स और विंग्स नहीं आते हैं। इसीलिए जो फीमेल होती है उसके पास लेग्स भी नहीं होते और विंग्स भी नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उसका कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस नहीं होता। और जो मेल होता है उसके पास विंग्स होते हैं और लेग्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसका कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। सो बाय कंप्लीट इट फॉर्म द मेल। अगर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा तो मेल बनेगा, अगर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा तो वो फीमेल बनेगी। इतनी बात समझ में आ गई। फिर है मेल सेक्रेट द लैक ओनली इन निम्फ स्टेज। निम्फ स्टेज में आकर देखो एग से निम्फ आया, और जब निम्फ जो होता है अगर वो मेल है तो मेल तो सिर्फ निम्फ स्टेज में ही क्या करता है, लैक को सेक्रेट करता है। लेकिन जो फीमेल होती है वो थ्रू आउट लाइफ सेक्रेट करती रहती है। वो निम्फ स्टेज में भी करती है, वो अडल्ट स्टेज में भी करती है। ठीक है, जो फीमेल होती है वो लाइफ टाइम लैक को सेक्रेट करती रहती है, लेकिन जो मेल होता है वो सिर्फ और सिर्फ निम्फ स्टेज में ही क्या करता है, लैक को सेक्रेट करता है। तो यहाँ पर ये मैंने लिखा है। फिर है फीमेल सेक्रेट मोर लैक एज कम्पेयर टू मेल। सही बात है, जो मेल है वो सिर्फ निम्फ स्टेज में सेक्रेट कर रहा है तो कम सेक्रेट करेगा लैक, और जो फीमेल है वो थ्रू आउट लाइफ करती है तो यानी कि वो ज़्यादा सेक्रेट करती है लैक। ठीक है, फिर आता है टू मेथड ऑफ लैक प्रोडक्शन। लैक प्रोडक्शन की 2 मेथड है, ओल्ड मेथड या जिसे हम कॉमन मेथड भी बोलते हैं, या फिर मॉडर्न मेथड। ठीक है, ओल्ड मेथड क्या होता है, ट्राइबल एंड नॉन साइंटिफिक मेथड। ये एक ट्राइबल मेथड है और नॉन साइंटिफिक मेथड है। लैक इज कलेक्टेड बाय हार्वेस्टिंग द प्लांट ऑफ इंसेक्ट। यानी कि अगर आपको ओल्ड मेथड में क्या करते थे, अगर लैक उनको चाहिए तो वो ऐसी क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग करते थे जो कि लैक इंसेक्ट के लिए ज़रूरी होते थे, जिनको लैक इंसेक्ट खाते थे, ऐसी क्रॉप्स की वो हार्वेस्टिंग करते थे। अब इनसे उनको क्या होगा, वो जो इंसेक्ट्स थे वो भी ख़त्म हो रहे थे धीरे धीरे और उनकी क्रॉप भी पूरी डैमेज हो रही थी। जब पूरी क्रॉप डैमेज हो जाएगी तो उनको खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, उनको अपनी ग्रोथ के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो वो भी उनकी जो लैक इंसेक्ट है उनकी भी डेथ हो जाएगी। सो इस तरह से दोनों जो थे वो डिस्ट्रॉय हो रहे थे, क्रॉप भी डिस्ट्रॉय हो रही थी और इंसेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो रहा था। सो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो नहीं मिल पा रही थी, उनकी नेक्स्ट जनरेशन का प्रोडक्शन बहुत कम हो गया था। लेकिन मॉडर्न मेथड में क्या होता है, ये एक साइंटिफिक मेथड होता है इन विच लैक इज ऑब्टेन इन इंटरवल्स। उसमें जो लैक्स होता है वो इंटरवल्स में ऑब्टेन होता है, इसमें कंटिन्यूसली ऑब्टेन कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली ऑब्टेन कर रहे हैं, इसमें कंटिन्यूसली ऑब्टेन कर रहे हैं, इंटरवल में नहीं कर रहे, जिससे कि सारी की सारी जो क्रॉप्स है वो डैमेज हो रही थी और सारे के सारे इंसेक्ट एक साथ मर रहे थे, उनको दोनों को डैमेज हो रहा था, जिससे कि नेक्स्ट जनरेशन का जो प्रोडक्शन था वो लेस था। लेकिन इसमें इंटरवल में ऑब्टेन कर रहे हैं लैक को, कंटिन्यूसली ऑब्टेन नहीं कर रहे विदाउट डिस्ट्रॉइंग द प्लांट, जिससे कि प्लांट भी सारी की सारी क्रॉप्स खत्म नहीं हो रही। ठीक है, इन दिस फ्यू इंसेक्ट लेफ्ट, और कुछ इंसेक्ट बच गए थे। हमने इंटरवल्स में लैक को बनाया, जब इंटरवल्स में बनाएंगे तो क्रॉप भी पूरी ख़राब नहीं होगी, सो क्रॉप भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होगी और इंसेक्ट भी ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, सो हमें नेक्स्ट जनरेशन जो हमारी बनेगी वो सेम में होगी, जितनी हमारे पास पहले थी उतनी हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन में भी होगी, यानी प्रोडक्शन हमारी सेम रहेगी। अब ये डाटा आपको याद रखना है कि जो इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है, रांची बिहार में। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लैक कल्चर। Now let's move.
सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लेक्चर। इससे आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इन दिस वीडियो वी हैव स्टडी अबाउट द सेरिकल्चर, एपीकल्चर एंड लैक कल्चर। एपीकल्चर में क्या था, द रेयरिंग ऑफ द हनी बीज इज नोन एज एपीकल्चर। ठीक है, उसके बाद हमने सेरिकल्चर डिस्कस किया था, विच इज़ in which the rearing of the silkworm for the production of the silk is known as सेरिकल्चर। और कैसे हमें सिल्क ऑब्टेन हो रहा था सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म क्या था, जो लार्वा वाली स्टेज थी उसी को हम सिल्क वॉर्म कह रहे थे, और उसी से हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलता है। ठीक है, उसके बाद उनके पास क्या होती है, सेलाइवरी ग्लैंड होती है, जिसे हम सिल्क ग्लैंड भी कहते हैं। वो एक लिक्विड को सेक्रेट करते हैं जो कि एयर के कांटेक्ट में आने के बाद हार्ड हो जाती है, जिसे हम सिल्क कहते हैं, और इस तरह से हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलता है। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा था लैक कल्चर। लैक कल्चर क्या होते हैं, लैक इंसेक्ट की रेयरिंग करना फॉर द ऑब्टेनिंग ऑफ लैक इज नोन एज लैक कल्चर। ये आपको पता था। फिर उसके बाद मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि कैसे हमें लैक मिलता है। जो फीमेल होती है उसके पास विंग्स नहीं होते, लेग्स नहीं होती, लेकिन जो मेल पार्ट होता है उसके पास विंग्स भी होते हैं और लेग्स भी होते हैं। तो वो फ्लाई करके किसके पास चला जाता है, फीमेल के पास चला जाता है, उसको फर्टिलाइज कर देता है और खुद डाई हो जाता है। ठीक है, फर्टिलाइज होने के बाद जो फीमेल होती है वो एग देती है। एग देने के बाद उसमें से निम्फ निकलते हैं, और वो जो निम्फ होता है वो क्रोल करके ट्रीज़ की ब्रांचेस पर जाता है। उसके बाद जब उसका पूरी तरह से ग्रोथ हो जाती है तो वो एक लिक्विड को, सेमी सॉलिड सब्सटेंस को सेक्रेट करता है, जो कि एयर के कांटेक्ट में आने के बाद हार्ड हो जाती है। उसके बाद जो मेल होता है वो निम्फ स्टेज में लैक को सेक्रेट करता है, लेकिन जो फीमेल होती है वो थ्रू आउट लाइफ सेक्रेट करती रहती है। दिस इज़ द लैक कल्चर। ओके, इससे आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।